गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। देखिए, भारत संसाधन एवं उपयोग ये चैप्टर का नाम है और ये बुक है क्लास 10th की ज्योग्राफी का ये बुक है जो बिहार बोर्ड के लिए हैं, एनसीईआरटी के पैटर्न पर हैं। और इसमें भारत के लिए संसाधन या फिर संसाधनों से संबंधित महत्वपूर्ण इसमें चीज़ों को दिया गया है। आपके परीक्षा के लिहाज से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आजकल विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी एनसीईआरटी और जो टेक्स्ट बुक हैं उससे संबंधित सवाल रहते ही हैं और इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से संसाधनों का एक वर्णन किया गया है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको समझाने का प्रयास करेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और उसमें आपको कुछ सहायता मिले। तो देखिए, इसमें देखते हैं हम संसाधनों की जहाँ तक बात करें तो संसाधनों से हम परिचित हैं कि वे सभी वस्तुएं या वो सभी जो साधन हैं ये संसाधन कहलाते हैं। वो जितने जो वस्तुओं का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं और वे सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती हैं जिसके द्वारा हम अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या अपने जीवन को आसान बनाते हैं। संसाधन भौतिक और जैविक दो प्रकार के हो सकते हैं। अब इसमें दोनों ही प्रकार के संसाधनों का इसमें जिक्र किया गया है कि भौतिक और जैविक संसाधन में कौन कौन आएंगे। अब यहीं पर ये कुछ पहले ही पैराग्राफ में देखिए सभी चीज़ों की ओर इशारा किया गया है। देखिए, जहाँ तक हम बात करें कि भूमि है, मृदा है, जल, खनिज जैसे भौतिक जो पदार्थ होते हैं जो मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सहायक होते हैं, ये भी संसाधन है। और दूसरी ओर जो जैविक पदार्थ हैं यानी कि जिनका संबंध जीव से होता है, यानी कि जो वनस्पति हैं, वन्य जीव हैं और जलीय जीव हैं, मानवीय जीवन, ये सभी जैविक घटक हो गए। और ये भी क्या होते हैं कि मानव जीवन को आसान बनाने में या मानव जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भौतिक और जैविक दोनों ही प्रकार के संसाधन होते हैं, यहाँ पर लिखा भी है। और इसमें आगे अब इसमें देखेंगे कि इसमें यही बात है कि भौतिक और जैविक जो दोनों पदार्थ के जो संसाधन हैं दोनों तरह के, तो वो मानव ये तकनीक के द्वारा ही ये जीवन उपयोगी होते हैं और उनका हम उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें आप बुक पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें देखिए, इसके सारांश को हम समझा दे रहे हैं कि इसके कहने का मतलब है कि इसमें आदि मानव के काल से भी ये सभी संसाधन हमारे पृथ्वी पर मौजूद थे। लेकिन कारण क्या है कि चूँकि आदि मानव को तकनीकों की आवश्यकता जानकारी नहीं थी, उनको इसका ज्ञान नहीं था, तो इसलिए वो उस संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे थे और उनका जीवन काफ़ी जो है कि संघर्षों से भरा हुआ था। सदियों से ही देखिए कोयला, पेट्रोलियम या अन्य खनिज पदार्थ पृथ्वी के गर्भ में पड़े हुए थे। उस समय मानव यानी कि मानव को यानी जो आदि मानव था या मानव कह सकते हैं, तो उसमें तकनीकों का अभाव था और धीरे धीरे बहुजन जो हमारी जो मतलब बहुसंख्यक जो आबादी है यानी कि जो जनसंख्या है उसकी आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई। और इस तरीके से मानव क्या उसी रफ्तार से या उसी अनुपात में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया भी बढ़ी, यानी कि मानव ने ज्ञान हासिल करना शुरू किया और उन संसाधनों को उपयोगी बनाया और तब उसको ज्ञानी मानव भी कहा गया। यानी कि ज्ञानी मानव, हम आदि मानव से ज्ञानी मानव कब हुए? जब हम संसाधनों को यानी कि जो पहले के जो आदि मानव जिस काम को नहीं कर पा रहे थे या उनको जिस चीज़ का ज्ञान नहीं था, तो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया उस मानव आदि मानव के स्वरूप और जो है कि उनके बुद्धि ज्ञान में बढ़ोतरी होती गई। और एक समय आया कि जब हम लोग उसी संसाधन को या जितने जो चीज़ें हैं उसको हम अपने उपयोगी बनाते गए अपने जीवन के लिए। तो ये ऐसे जो इस अवस्था को एक ज्ञानी मानव का दर्जा दिया गया जिसमें मानव बुद्धिमान हो गया पहले की अपेक्षा। और पर्यावरण में जो उपलब्ध जो हमारे संसाधन थे सबको तकनीकों के माध्यम से सुखमय या अपने जीवन के लिए उपयोगी बनाया गया। तो इसमें इन सब चीज़ों का जिक्र है। आगे संसाधनों से महत्वपूर्ण हम इसमें एक और लाइन इसमें देखते हैं जो सबसे ज़रूरी है कि संसाधनों का अर्थ बहुत ही व्यापक होता है, यानी कि संसाधन सीमित नहीं होते हैं और आप इनको सीमित सेंस में भी नहीं सोच सकते हैं। इसमें एक ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये परीक्षा में कई बार ये कथन पूछा भी गया है। जिमरमैन जो है कि एक भूगोलविद थे यानी कि भूगोल के ज्ञाता थे, तो इन्होंने उनका एक कथन है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो ये उनका एक कथन है, कई बार पूछा भी जाता है ऑब्जेक्टिव के तौर पे कि ये संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कथन किसका है? तो आप देखिए, वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना जा रहा है। या कोई गायक है, कवि है, चित्रकार हैं, तो इनकी जो कला है या इनका भी जो योगदान समाज में है तो इसको भी एक संसाधन के तौर पे देखा जाता है और इनको एक मानव संसाधन भी कहा जा रहा है। यानी कि मानव संसाधन की धारणा चली है जिसको मानव संसाधन कहते हैं। यानी कि मानव क्या है कि स्वयं भी एक संसाधन है, क्योंकि मानव के पास तकनीक है और उस तकनीक के सहारे ही या मानव अपने ज्ञान के सहारे ही जो पृथ्वी पर या अपने कला को मनुष्यों के लिए या अपने खुद के लिए उपयोगी बना रहा है।
तो इस तरीके से ये मानव संसाधन का कंसेप्ट है। और ये भी है कि देखिए इसमें ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है कि संसाधन जो होते हैं वो किसी भी देश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं और उसका ये मेरुदंड होता है। यहाँ पे देखिए ये बात समझने वाली है कि संसाधन किसी भी देश के लिए क्या है कि आर्थिक और सामाजिक मेरुदंड हैं, यानी कि जो बैकबोन होते हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय जो संसाधन विपन्न राष्ट्र जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय दौर में पिछड़ जाते हैं। विपन्न का मतलब जो संसाधन जो विहीन जो देश होते हैं, यानी कि जिन देशों के पास जो भौगोलिक संसाधन या जो संसाधन नहीं होते हैं, तो वो अंतर्राष्ट्रीय जो दौड़ है यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो पिछड़ जाते हैं, पिछड़े माने जाते हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन से जो संपन्न राष्ट्र हैं वो विकास ही करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे जापान का उदाहरण दिया गया है कि जापान एक छोटा सा देश है, एक ऐसा देश है जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन उतने अनुपात में नहीं हैं, लेकिन फिर भी देखिए अपने मानव संसाधन और तकनीकी दृष्टिकोण से वो इतना सफल या सबल है कि वो सभी पदार्थों का जो है कि अपने यहाँ संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करके और आज सभी देशों से वो विकसित भी हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी अपनी एक पहचान है। तो संसाधनों की बड़ी भूमिका होती है किसी देश को विकसित और विकसित बनाने में, और इसके लिए मानव संसाधन भी काफ़ी ज़रूरी हैं। तो ये इन सभी चीज़ों का जिक्र किया गया। देखिए एक डायग्राम के माध्यम से भी यहाँ पे दिखाया गया। देख लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि देखिए एक तरफ पर्यावरण है, दूसरा तरफ ये प्रौद्योगिकी यानी कि तकनीक है, और तीसरा स्तर पे संस्थाएं हैं। और देखिए यहाँ पे बीच में जो है कि वो मानव को रखा गया है, यानी कि मानव जो है कि इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है, यानी कि मानव बिल्कुल केंद्र में है। मानव पर्यावरण के लिए भी उपयोगी है। तकनीक का विकास कैसे होगा, तकनीकों के द्वारा संसाधनों का उपयोग करेंगे, और मानव जो संस्थाएं यानी कि सभी चीज़ों के केंद्र में हैं। तो इस तरीके से हम आगे अब देखेंगे इसमें। अब देखिए अब यहाँ पे ये संसाधनों से संबंधित कुछ बातें थी, और नेक्स्ट इसमें है कि अब संसाधनों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे कि संसाधनों के ये भूमिका देखने के बाद कि संसाधन क्या है, कितने उपयोगी हैं, तो उसके बाद एक कंसेप्ट आपने देखा उस पर। अब यहाँ पे संसाधनों का वर्गीकरण हम देखेंगे कि संसाधनों को किस तरीके से वर्गीकरण किया जाता है। तो संसाधनों के वर्गीकरण के लिए कुछ मुख्य आधार भी हैं, जैसे देख सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर उसको जैव और अजैव संसाधन के रूप में बांटते हैं। उपयोगिता के आधार पर यानी कि उपयोग जो किया जाता है उसके तौर तरीक़ों के आधार पर हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो प्रकार के संसाधन यहाँ लेते हैं। स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। इस तरीके से विकास की स्थिति के आधार पर भी संभाव्य और विकसित भंडार या संचित संसाधन भी होते हैं। और यहाँ पे देखिए आगे एक डायग्राम भी यहाँ पे बनाया गया है। अब यहाँ पे देखिए हम देखते हैं यहाँ से, तो ये सब इम्पोर्टेंट है कि संसाधनों के प्रकार यहाँ पे देखेंगे हम। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहले को जैव संसाधन कहते हैं और दूसरा अजैव होता है। अब हम बारी बारी से इसको समझ लेते हैं। जैव संसाधन क्या होता है, तो ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है, यानी कि पृथ्वी का जो जैव मंडल है तो जैव मंडल से इसकी प्राप्ति होती है, यानी कि जहाँ पर जीवन संभव है तो उस मंडल में ये ऐसे संसाधन होते हैं जिसे इसमें से सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं। तो आप इसी से इसको याद कर सकते हैं। जीव से संबंधित जो है वो जैव कहलाएगा, जैसे मनुष्य हैं, वनस्पति हैं, मत्स्य हैं यानी कि मछली, पशुधन है और अन्य प्राणी समुदाय, ये सभी जो है कि जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं और ये पर्यावरण के लिए उपयोगी हैं। नेक्स्ट जो दूसरा इसमें है, दूसरा जो संसाधन है जैसे अजैव संसाधन, यानी कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। यानी कि अजैव यानी जिसमें जीव नहीं होता है उसे निर्जीव कहते हैं। तो उसमें जो अजैव संसाधन इसको कहे जाते हैं, और इसमें हैं चट्टानें, धातु और खनिज। ये सभी जो हैं कि जो चट्टानें हैं, पत्थर हैं, धातु हैं, खनिज हैं, ये मानव संसाधन के लिए या मानव समाज के लिए, मानव के लिए बहुत उपयोगी हैं। लेकिन इनका क्या है कि इनमें ये निर्जीव वस्तुओं के लक्षण होते हैं, यानी कि ये निर्जीव होते हैं, तो इसलिए उनको अजैव घटक माना गया है, लेकिन है तो ये भी महत्वपूर्ण। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे हम कि उपयोगिता के आधार पर जो संसाधन होते हैं जिसको नवीकरणीय और अनवीकरणीय कहते हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से मुख्य रूप से आपको जैव, अजैव और नवीकरणीय, अनवीकरणीय, ये चारों संसाधन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर ये बोर्ड के इम्तिहान में भी पूछे ही जाते हैं। देखिए पहले देखते हैं नवीकरणीय संसाधन। इसके नाम से भी स्पष्ट है कि नवीकरणीय यानी कि जिनका फिर से नवीकरणीय या उनको फिर से प्राप्त किया जा सकता है। वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, तो उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा है और वन्य प्राणी,
ये सभी जो है कि इनको फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें सतत या प्रवाह एवं जैव संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे सौर ऊर्जा है तो सूर्य के प्रकाश से वो निरंतर आपको प्राप्त होता है। पवन यानी कि जब हवाएं चलती हैं, पवन के द्वारा हम पवन ऊर्जा की प्राप्ति भी कर सकते हैं। जल है, जल की पुनः प्राप्ति भी होती रहती है, अर्थात इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप जल का ज़्यादा दोहन करें, फिर भी हमें जल चूँकि सीमित है तो इसलिए इसका हमें उपयोग पर भी ध्यान देना चाहिए। इसका जिक्र हम आगे करेंगे। विद्युत है यानी कि बिजली जो है, वन है और वन्य प्राणी हैं, ये सभी जो है कि इनकी प्राप्ति फिर से पुनः होती ही रहती हैं। तो नेक्स्ट है कि ये है अनवीकरणीय संसाधन। देखिए अब अनवीकरणीय संसाधन में हम देखेंगे कि अनवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका विकास जो है या जिनकी जो अवधि है वो काफ़ी जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होती हैं, यानी कि उनका विकास एक लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं और इसमें कुछ ऐसे संसाधन भी होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं है, यानी कि जिनकी फिर से प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। एक बार प्रयोग होने के बाद ये समाप्त हो सकते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन है। अब ऐसे संसाधनों को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन का जो निर्माण होता है, ये जानते हैं कि जीवों के अवशेष से जैसे जो संसाधन बनते हैं या ईंधन, जैसे कि जीवाश्म ईंधन में कोयला है, पेट्रोलियम है, तो इस तरीके से ये सभी जीवाश्म ईंधन है और इनकी प्राप्ति या इनका जो निर्माण होता है वो उसके लिए काफ़ी लंबा समय लगता है, यानी कि लंबी अवधि में उनका निर्माण होता है और एक जटिल प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो ऐसे संसाधनों की पुनः प्राप्ति बहुत जल्दी हम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसको कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन। डिफिनीशन भी याद रखिएगा, डिफिनीशन भी अवश्य आता है परीक्षा में लिखने के लिए। नेक्स्ट है कि स्वामित्व के आधार पर अगर देखें हम, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। जैसे व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। व्यक्तिगत का मतलब आप समझ सकते हैं कि वैसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसका मतलब ये निजी प्रॉपर्टी होती हैं और जिसके बदले में सरकार को लगान भी चुकाना पड़ता है, मैंने कुछ टैक्स देना पड़ता है। जैसे भूखंड है, यानी कि जो ज़मीन है, हम लोगों के पास जो ज़मीनें होती हैं वो क्या है कि व्यक्तिगत संसाधन है, क्योंकि ज़मीन हर किसी का होता है, कोई ऐसा ज़मीन नहीं है जो बेनाम हो। घर है या अन्य जो जायदाद या संपत्ति जो है जिस पर लोगों का अपना निजी स्वामित्व होता है, यानी कि जो लोगों का अपना होता है, जैसे बाग बगीचा है, तालाब है, कुआं है, ये सभी संसाधन हैं जिन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है या किसी खास व्यक्ति का होता है। नेक्स्ट है कि एक सामुदायिक संसाधन भी होते हैं। सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधनों को कहते हैं जिसमें किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है, यानी कि जिस पर किसी खास समुदाय या किसी समुदाय विशेष का अधिकार होता है और जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है, यानी कि सार्वजनिक होता है, जिसका उपयोग जो है कि सब लोग करते हैं। जैसे गांव में जो चारण भूमि होती है, यानी कि जो परती होती हैं, वो सबके लिए। जो शमशान घाट होते हैं या जो कब्रगाह होता है, मंदिर है, मस्जिद है, सामुदायिक भवन जो होता है जो सरकारों के द्वारा बनाया जाता है, तालाब हैं। नगरीय क्षेत्र में इस तरीके के कुछ संसाधन होते हैं जिनका प्रयोग सार्वजनिक स्तर पर होता है और वो सबके लिए होते हैं। जैसे कोई सार्वजनिक पार्क है, पिकनिक स्थल है, खेल का मैदान है, मंदिर है, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, ये सभी जो हैं ये समुदाय के लिए होते हैं, यानी कि ये सभी व्यक्तियों के लिए सुलभ होते हैं। तो ऐसे संसाधन को हम सामुदायिक संसाधन कह सकते हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी ये सब आसान है और आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। तो ये संसाधनों के प्रकार हैं। देखिए, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। तो राष्ट्रीय संसाधन कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन जो होते हैं वो राष्ट्रीय हैं, यानी कि देश की सरकार का जिस पर वैधानिक हक होता है, यानी कि जो कानूनी अधिकार जो देश के सरकारों का होता है, वे व्यक्तिगत संसाधनों के अंतर्गत नहीं आते हैं और उसका किसी खास व्यक्ति के द्वारा या किसी आम जनता के द्वारा उसका अधिग्रहण नहीं हो सकता है। और नेक्स्ट इसमें है कि देखिए, जैसे अपने गांव या अपने आसपास के क्षेत्रों में भी आप देख सकते होंगे कि जो शहरी विकास प्राधिकरण का बोर्ड देखा होगा, इसे समझाने के लिए है कि जिसमें भूमि अधिग्रहित करने हेतु अधिकृत किया गया है। और इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए कुछ खास बात दी गई है कि देखिए, राजनीतिक सीमा के अंतर्गत जो हैं जो भूमि या खनिज पदार्थ होते हैं, जल संसाधन होते हैं, वो वन्य जीव, समुद्र जीव होते हैं, वो ये राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। यानी कि राजनीतिक सीमा के अंतर्गत जो है कि कोई भूमि है, खनिज पदार्थ हैं, जल संसाधन हैं, वन्य जीव जो हैं एवं समुद्री जीव, जो मतलब विशेष करके 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक वो अगर आते हैं तो उसको राष्ट्रीय संसाधन माना जाता है।
और इसके बाद से है कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है कि ऐसे संसाधन होते हैं जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती हैं। जैसे कि तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़ करके खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। यानी कोई अगर देश है उसकी तट रेखा जो है तो उससे 200 किलोमीटर की जो दूरी पर जो महासागर जो संसाधन होते हैं वो तो उसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़ करके उसके बाद जो इतने जो खुले संसाधन जो सागर हैं उस पर किसी देश का भी आधिपत्य नहीं होता है। और ऐसे संसाधनों का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र के द्वारा या किसी देश के द्वारा हो जाता है। देखिए ये भी इसमें ये पॉइंट है, ये कम्परेटिव भी उससे अच्छा है कि किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी का क्षेत्र अपवर्जक यानी कि आर्थिक क्षेत्र के नाम से भी उसको जाना जाता है। नेक्स्ट है कि विकास के स्तर पर जो है कि संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। जैसे देखिए संभावित संसाधन होते हैं, यानी कि वैसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं और जिसके उपयोग में लाए जाने की संभावना ज़्यादा होती है। हालांकि इसका उपयोग अभी तक किया नहीं गया है। जैसे हिमालयी क्षेत्र का जो खनिज हैं जिनका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम और महंगा भी हैं, उसी प्रकार राजस्थान और गुजरात के क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं, किंतु अभी तक इसका सही रूप में विकास हो नहीं पाया है। लेकिन संभावनाएं हैं कि हम उसको भविष्य में इसका उपयोग कर सकते हैं और कोई ना कोई तकनीक विकसित करके इसका उपयोग किया ही जाएगा। नेक्स्ट इसमें है कि विकसित संसाधन देख लीजिए। विकसित संसाधन क्या कहते हैं कि विकसित संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग जो है कि मात्र गुणवत्ता का निर्धारण, मतलब कि सर्वेक्षण के उपरांत जो है कि उपयोग हेतु मात्र गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। पूर्व में भी यह इसमें दिया है कि हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही संसाधनों के नियोजन के उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। ये संसाधनों के नियोजन से संबंधित हैं। और यहाँ पे आप देखते हैं कि गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पे लगाया जा रहा है। ये गुजरात के भुज जिला में सौर ऊर्जा का उपक्रम लगाया जा रहा है।